नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। नमस्कार तमाम दर्शकों का नमस्कार। और अगले कुछ मिनट आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद को लेकर नरेंद्र मोदी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, और मुलाकात से पहले, वाराणसी में महामुलाकात से पहले 24 घंटे पहले चुनाव आयोग ने क्या खेला कर दिया है। सबको पता है, हमारे दर्शकों को, कि कल 2 अगस्त है और 2 अगस्त को भगवान भोलेनाथ की नगरी यानी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारे। उनके साथ होंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों का आमना सामना होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने ये करवट या ये कर्तव्य आज क्या दिखा दिया। जब कल बैठक होनी थी और आज उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद का चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर, देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और दूसरा जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो उपराष्ट्रपति का। हमारे यहाँ शक्तियां सब प्रधानमंत्री में निहित जरूर है, लेकिन प्रथम नागरिक की जो भूमिका मिलती है वो देश के राष्ट्रपति को मिलती है। चुनाव कार्यक्रम आ गया है, चुनाव कार्यक्रम भी हम आपको बता देंगे और ये भी बता देंगे कि क्या क्या तैयारियां हैं। बाकी संतोष पाठक जी बताएंगे कि कब क्या क्या चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलों और दिमाग में, क्योंकि जिस तरीके से ये महीना और ज्यादा प्रधानमंत्री की छवि को डेंट पहुंचा रहा है। सदन से निपटे नहीं थे कि एसएससी के छात्रों ने, शिक्षकों ने बवाल मचा दिया है, सड़कों पर हंगामा। ये वही शिक्षक और छात्र हैं जो हर घर मोदी का नारा लेकर सड़क पर दौड़ रहे थे। इन सभी शिक्षकों की 2024 की अब स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, एक्स पर किए गए और फेसबुक पर पोस्ट किए गए पोस्ट की, जिसमें लिखा था बस कुछ ही देर में, जून का महीना था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। वो आज कह रहे हैं सरकार मक्कार है, प्रशासन मक्कार है, पुलिस मक्कार है, प्रधानमंत्री भी मक्कार है। कितने दिन? सिर्फ और सिर्फ 14 महीने हुए। ये वैसे घटना तो 13वें महीने में हो गई, और 13वें महीने में क्या होता है, 13वें दिन क्या होता है, वो सब आप जानते हैं। आगे के शब्द हम नहीं कहेंगे, हो सकता है किसी को घटिया लग जाए, मेरे को क्या क्या लिख दो, अभी कोई पता नहीं। अब सवाल यह है कि 7 अगस्त से नोटिफिकेशन हो जाएगा चुनाव आयोग का। लास्ट डेट जो नॉमिनेशन की होगी वो 21 अगस्त 2025 होगी। नॉमिनेशन की जांच की तारीख 22 अगस्त होगी। विड्रॉल की भूमिका 25 अगस्त होगी। अगर वापस कोई लेना चाहे, कहीं गिने चुने भरे जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कौन हारेगा कौन जीतेगा। अब वो धरती पकड़ भी नहीं रहे हैं जो हर बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना नॉमिनेशन कर देते थे। अब वो भी उम्रदराज हो गए हैं, या मुझे नहीं मालूम कि अब दुनिया में है कि नहीं। 9 सितंबर को जरूरत पड़ी, नहीं, जरूरत पड़ी तो 9 सितंबर 10 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। जरूरत पड़ी तो उसमें लाइन है, और डेट ऑफ विच काउंटिंग, अगर जरूरत, इफ यू रिक्वायर, उसमें भी जरूरत पड़ी तो 9 सितंबर उसी दिन शाम को 5 बजे के बाद मतगणना हो जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम, यानी अगर, मुझे लगता है लास्ट डे ही नॉमिनेशन होगा 21 अगस्त को ही, और 21 अगस्त से लेकर 9 सितंबर, यानी 9 दिन वो और 9 दिन ये, 18 दिन में ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और 9 सितंबर को देश को नए उपराष्ट्रपति मिले। बाकी संतोष सर से पूछ लेते हैं कि मोदी के दिलो दिमाग में क्या है, काशी से क्या ऐलान कर देंगे नए उपराष्ट्रपति?
देखिए शिव जी, तमाम दर्शकों को नमस्कार और तमाम दर्शकों से अपील आग्रह कि संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ बने भी रहिए। पहले आपका मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो ये शब्द लिखा जाता है, तकनीकी दृष्टि से लिखा जाता है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है 21 जुलाई से 21 अगस्त तक तय कार्यक्रम के अनुसार। तो 21 अगस्त जो मानसून सत्र की जो आखिरी तारीख है, चुनाव आयोग ने नामांकन भरने की आखिरी तारीख भी 21 अगस्त ही रखी है। शुरू तो प्रक्रिया 7 अगस्त से हो जाएगी, अधिसूचना 7 अगस्त से जारी हो जाएगी। कुछ उम्मीदवार हो सकते हैं कि एक आध कोई भर दे, लेकिन जो मेन 2 उम्मीदवार भरेंगे एनडीए गठबंधन की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो 21 अगस्त को यानी आखिरी दिन ही भरेंगे। और अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे शिव जी, तो 9 सितंबर को चुनाव करवाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सर्वसम्मति बन गई, हालांकि उसकी संभावना कम है, तो फिर चुनाव की नौबत नहीं आएगी। एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो फिर मतगणना भी होगी। और जिस दिन 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चुनाव होगा, उसी दिन मतगणना हो जाएगी और उसी दिन नतीजा आ जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। मैं नंबर गेम के बारे में भी बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बता देता हूँ, 2 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमने चर्चा की कि मोदी साहब ने दिल्ली से एक फाइल लौटा दी, और उसके बाद जो योगी जी के चहेते अधिकारी थे मनोज सिंह जी, उनको चले जाना पड़ा। उस पूरी घमासान पर हमने कल एक रात में देर रात हमने एक वीडियो डाला था, दर्शक उसको जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अधिकारी का पहले मनमाफिक अधिकारी नहीं मिले योगी जी को। अब क्या हो गया कि उसके अगले दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, और 24 घंटे बाद, सिर्फ 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार बार बार पता नहीं कितनी बार वाराणसी के दौरे पर जाने वाले, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर हाजिरी लगाने वाले योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। और उस मुलाकात से 24 घंटे पहले ज्ञानेश कुमार जी ने, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। यानी योगी जी जिस गम को, जिस दुख को भूलना चाह रहे थे कि उनके लिए लॉबिंग करने वाले जगदीप धनखड़ साहब को अपमानित करके हटा दिया, और उस गम को वो भूलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जब मोदी साहब से उनका आमना सामना होगा, तो दोनों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, अब हमें 21 तारीख तक उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नामांकन भी करवाना है। किसके हाथ में आएगी बाजी, कौन जीतेगा बाजी, और इस बात को नरेंद्र मोदी समझ रहे हो या ना समझ रहे हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अभी जो देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे, वो आगे जाकर दिल्ली दरबार में प्रधानमंत्री के लिए लॉबिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और हो सकता है कि देश के अगले राष्ट्रपति भी वो बन जाए। तो कई चीजें दोनों के दिमाग में चल रही होगी, और अब मोदी ने और योगी ने, दोनों ने एक दूसरे पर किस तरह से वो तंज कसेंगे, एक दूसरे को साधने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब देश का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इसको लेकर भी विचार मंथन का एक दौर शुरू होगा, एक नया दौर शुरू होगा। और ये दौर क्यों शुरू होगा सिर्फ, अब तक क्या होता, कहते रहे जब आपका दिन अच्छा चल रहा हो तो आप लोहे को भी छू ले तो सोना बन जाता था। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह का दिन अच्छा था, जिसको भी लाते थे लाते जा रहे थे, भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे, वॉशिंग मशीन में सब धुलते जा रहे थे। अजीत पवार धुल गए, उप मुख्यमंत्री है, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। हेमंता बिस्व शर्मा तो गजब धुल गए, वो तो न केवल असम के मुख्यमंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बन गए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा नॉर्थ ईस्ट संभाल रहे हैं, और अमित शाह के बहुत करीबी हो गए, और अमित शाह उनको योगी आदित्यनाथ के बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के सालों में हिंदी सीख रहे हैं, हेमंता बिस्व शर्मा ने हिंदी सीख ली है, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ देश भर में रैलियां कर रहे हैं, उसी तरह से हेमंता बिस्व शर्मा देश भर में रैलियां कर रहे हैं। यानी वो गुजराती लॉबी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के अगले उम्मीदवार, दावेदार बनाए जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नेताओं की फहरिस्त है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके जितिन प्रसाद से लेके नेताओं की फहरिस्त है। और इसी अच्छे दिनों में वो जगदीप धनखड़ जैसा हीरा ढूंढ कर लाए थे। पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया, तमाम संवैधानिक परंपराओं को ताक पर रख के ममता बनर्जी को परेशान किया, उसका इनाम उन्होंने उपराष्ट्रपति बना के दिया, और उपराष्ट्रपति बनते ही साहब ने साहेब के साथ ही खेला कर दिया। तो जब साहब ने साहेब के साथ खेला कर दिया, तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहने का मौका मिल गया कि देखो, मैं कहता नहीं था कि विचारधारा से जुड़े लोगों को चुनना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी की दिक्कत है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को कहीं से भी ढूंढ कर लाकर उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बना सकते। उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी बात करनी होगी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े किसी व्यक्ति को ही चुनना होगा। और इसलिए ये नरेंद्र मोदी की दुविधा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो और दिग्गज है ना,
उनके लिए समस्या है कि कहीं विचारधारा के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता होने के नाम पर नरेंद्र मोदी ये ना कह दे कि आइए आपको उपराष्ट्रपति बना देते और आप राज्यसभा का संचालन कीजिएगा। तो भाजपा के कई दिग्गज नेता, जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं, एक उप मुख्यमंत्री भी हैं और लगभग आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री है, जो डर रहे हैं कि कहीं उपराष्ट्रपति बनाकर सक्रिय राजनीति से उनकी विदाई का फॉर्मूला तो तैयार नहीं हो जाएगा। और यही डर कहीं ना कहीं कई लोगों के दिमाग में है। और कल 24 घंटे बाद वाराणसी में जब मिलेंगे दो धुरंधर भारतीय जनता पार्टी के, एक वर्तमान और एक भावी, तो फिर ये तय होगा कि पहले कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कहां जाएगा, क्या पद मिलेगा और समझौते का एक फॉर्मूला क्या तय किया जाएगा। चलिए, अब जब आएगा समझौता तो लोगों को बताएंगे, लेकिन इतना बड़ी बात है। दो बड़े पदों पर आसीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी एक अपनी हैसियत है, एक अपना जलवा है। मतलब अगर हम बात करें तो देश के लगभग 543 सांसदों में से 80 सांसद अकेले उत्तर प्रदेश से जाते, यानी अगर हम बात करें तो लगभग 20% के आसपास हो जाते हैं। थोड़ा सा 16 और 20 के बीच में रह जाते हैं, 17 या। अब इतने सांसद में उस राज्य के मुखिया से मुलाकात होगी तो निश्चित जाहिर है कुछ बड़ी बातें होंगी, लेकिन कितनी हो पाएंगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। लोगों के दिमाग में कई तरीके की बातें चल रही हैं। लोग पहले ये भी जानना चाहते हैं कि धनखड़ कहां है। कई दिन हो गए इस्तीफा हुए, बीमार हैं तो अस्पताल में क्यों नहीं है, और अस्पताल में तो उनके हेल्थ का बुलेटिन क्यों नहीं। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो पूर्व उपराष्ट्रपति है। राजनीतिक और इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के नंबर 2 पोजीशन पर बैठा कोई व्यक्ति किसी कारणवश इस्तीफा देकर निकल जाता है, परंतु देश के सबसे तेज मीडिया जो पाकिस्तान में चली जाती है, इस्लामाबाद में बम गिरा देती है, एयरपोर्ट ध्वस्त कर देती है, वहां सेना प्रमुख का इस्तीफा करा देती है, वो बंकर में बंद कर दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री बंकर में भाग जाते हैं, ये पता कर लेती है। लेकिन अब तक ये पता नहीं कर पाई कि हमारे देश के नंबर 2 के पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं, किस कोने में चले गए, कहाँ हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। अरे मत मीडिया वक्तव्य दो, सड़क पर चलते तो दिखो, घर से निकलते तो दिखो, अपनी फेसबुक पर तो ये लिखते दिखो कि मैं स्वस्थ हूं। मेरा अगर सवाल गलत हो तो बिल्कुल लोग मुझे सवाल करें, लेकिन कोई कवरेज नहीं करेगा, कोई इस पर मीडिया बातचीत नहीं करेगा। मुख्य मीडिया एकदम चुपचाप हो गया है। और अगर हम लोग कहेंगे तो हमें कम्युनिटी गाइडलाइन लगा दी जाएगी, हमें झूठा बता दिया जाएगा, हमें फरेबी बता दिया जाएगा, हमें दलाल पत्रकार कुछ लोग आके अभी हमारी बॉल पे लिख देंगे। उनकी कुछ कलम से गया थोड़ी, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, फिर उसे इधर उधर जांचा होगा, फिर उसकी तहकीकात की होगी कि कहीं किसी ने छला तो नहीं दी खबर कि धनखड़ जी हमें मिल गए। और अगर इतनी आप जांच कर लेते हो और इतनी सत्यता जानते हो तो फिर डालो ना वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में कि हमने धनखड़ जी की खबर देखी है। हमें मूर्ख बनाने के लिए अभी आप कूद पड़ोगे, हम पर कमेंट करोगे, हमारी शिकायत करना शुरू कर दोगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा। ये जो सच्चाई हम आप तक प्रेषित करते हैं ये रुक जाती है, कभी 7 दिन को रुक जाती है, कभी 14 दिन रुक जाती है, कभी हमें बिल्कुल मार्केट से ही हटा देते हो, हमें सिस्टम से ही बाहर कर देते हो, फिर हमें एक नया बनाना पड़ता है, फिर हम गुहार लगाते हैं कि आओ जुड़ो और हमारा साथ दो। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो सही खबरें दिखाते हैं उन पर कमेंट कीजिए और यूट्यूब को लिखिए कि ऐसी खबरें रोककर आपको क्या मिलता है जो जनहित की खबरें करते हैं, शायद उसका कुछ असर पड़े। अब मानो उपराष्ट्रपति का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा मीडिया की निगाह में, भाई जब उनकी खबर नहीं चला रहे तो आपकी निगाह में फिर अस्तित्व नहीं है। मैं बड़ी गंभीर चर्चा ये कर रहा हूं। अब अचानक गायब हो गए, कोई पूछ परख नहीं रहा है कहां है, कोई फेयरवेल पार्टी नहीं हुई इतने बड़े पद पर बैठे पदासीन व्यक्ति की, नंबर 2 के पद था। चलिए यहां तक भी ठीक किया, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों इस्तीफा देना पड़ा, इस पर भी कोई चर्चा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं
कि वो कांग्रेस के साथ मिल गए थे और बड़ा धमाका कर देते, कहीं किसी दिन सरकार को गिरा देते या फंसा देते। ये कैसे तुम्हें पता लग गया? क्योंकि तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप से एक मैसेज आया, उसमें ये शब्द लिखे थे, लेकिन उन वाले ग्रुप से अब तक मैसेज इसलिए नहीं आया कि मीडिया की टीम हटा दी गई। आपने उनके ऑफिस सील की खबर चलाई, आपने उसके क्षमा याचना कर ली। तो इसका मतलब आप कितने डरे हुए हैं? तो क्या ईमानदारी से खबर दिखा पाएंगे? क्या जनता की खबर उठा पाएंगे? स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया तो आप ये नहीं बता रहे कौन से अस्पताल में भर्ती है। कोई मंत्री उनकी तबीयत देखकर अब तक ये जवाब देने नहीं आया। जिन मंत्रियों के लिए वो लड़ते थे, विपक्ष से रोक जाइए, मंत्री जी को बोलने दीजिए, माननीय मंत्री को जवाब सुनिए, मानिए। अब वो मंत्री भी नहीं गए उन्हें देखने। गजब का माहौल चल रहा है इस देश में। क्या ऐसा माहौल कांग्रेस के शासन में होता तो क्या होता? बड़े सवाल है। हाँ, अलबत्ता सरकारी आईटी मजदूरों द्वारा सोशल मीडिया पर विभिन्न तरीके से धनखड़ की छवि की छेजा लेदर करने का प्रोग्राम जरूर किया गया कि वो विपक्ष से मिल गए थे, वो उन सांसदों के साथ मिल गए थे, उन्होंने वो सांसदों का प्रस्ताव पास कर दिया जिससे सरकार की छवि। अरे जब सरकार तैयार थी तो चाहे विपक्ष के सांसदों से आ जाए, चाहे सत्ताधारी दल के सांसद से आ जाए, दिक्कत क्या? लेकिन ठग जाने ठगई की भाषा, वो नहीं समझ पाए कि भाषा हमारे प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं। या फिर जो संतोष पाठक जी कह रहे थे योगी जी की मदद करना उन्हें भारी पड़ रही। कल योगी जी से मोदी जी का सामना है, अब वो पूछेंगे कहो हमारा मददगीर तो हमने कर दिया कल्याण, आप क्या चाहते हो वजीर आला? तब होगा आमना सामना और पता लगेगा क्या होगा। संतोष सर, क्या है अब नई ताजी जानकारी? मैंने समय आपका ज्यादा ले लिया। देखिए, अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम को, शिव जी, तो मैं जरा बता दूं कि लोकसभा की कार्रवाई आज भी नहीं चल पाई। 2:10 पर हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब लोकसभा की कार्रवाई 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी सोमवार को अब लोकसभा की कार्रवाई होगी। और दूसरी बात जो आपने बोली, देखिए 2 वाक्य याद आते हैं मुझे। एक वाक्य जब अरुण जेटली जी की तबीयत खराब थी, एम्स अस्पताल में भर्ती थे, नरेंद्र मोदी साहब विदेश से आए, विदेश से देर रात आके सीधे वो अस्पताल चले गए और जेटली जी के परिवार से उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं रात में रुकता हूँ, और रात भर वो अस्पताल में वहां पर रुके थे। दूसरा किस्सा याद आता है हामिद अंसारी। यूपीए सरकार के दौरान में उनको उपराष्ट्रपति चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह के रिश्ते थे सब जानते हैं, लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति थे तभी देश में सरकार बदल गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। तो जब उनके विदाई का दिन आया तो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के अंदर भाषण दिया, कटाक्ष की, आलोचना की इशारों इशारों में, लेकिन विदाई भाषण दिया। और विदाई भाषण तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को करने का मौका मिला और हामिद अंसारी ने भी धन्यवाद वाला भाषण दिया। खुद आप उपराष्ट्रपति नगीना ढूंढ के लाए थे हीरा, और ऐसी बेरुखी हो गई कि 2 लाइन में एक्स पर पोस्ट करके उनके स्वास्थ्य के बारे में निपटा दिया। ऐसी बेरुखी हो गई कि राहुल गांधी जो मार पिटाई वाला प्रकरण जो बनाया गया था, उसमें जो सांसद घायल हुए थे, तो बीजेपी का हर नेता, विधायक, सांसद जाता था, फोटो खिंचवाता था, सोशल मीडिया पे डालता था, जैसे कि वो एक राष्ट्रीय कर्तव्य हो गया, नेशनल ड्यूटी हो गई। आज कोई ये भी बता दीजिए दर्शकों को, ये भी बता दीजिए, जब दूसरा सांसद जाता था तो पट्टियों की संख्या बढ़ जाती थी। पहले हाथ में थी, फिर माथे पे आई, फिर पूरे चेहरे ढक दिए, तो वो भी थोड़ा प्रकरण। कई बार पट्टियों की संख्या बढ़ा दी जाती थी अलग अलग तरीकों से, ताकि फोटो का इफेक्टिव बनाना मकसद था ना सोशल मीडिया पे। ये जो भक्तों की पूरी जमात बैठे हुए उनको बताना जरूरी था। अभी कहीं कोई फोटो नहीं आ रहा। उपराष्ट्रपति साहब कहाँ एडमिट है उनके बारे में कुछ नहीं आ रहा। उपराष्ट्रपति के परिवार कहाँ है उनके बारे में कुछ नहीं आ रहा। उपराष्ट्रपति का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हो रहा। भाई, तबियत के कारण उन्होंने देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद से इस्तीफा देकर वो पूर्व हो गए, बेचारे पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए, कहीं नहीं आ रहा। और फिर आप सोशल मीडिया पर लगातार उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं और आपके दिग्गज मंत्री जो हैं वो पत्रकारों के बीच में उनको उनके बारे में खबर प्लान कर रहे हैं कि बताइए, एक तरफ विश्व गुरु और विश्व गुरु की सरकार हिलाने वाले जगदीप धनखड़ सरकार गिराने जा रहे थे कि कितने सांसद थे उनके पास? सांसद तो थे नहीं उनके पास। अच्छा, मान लिया कि वो आरोप लगे कि वो सरकार गिराने जा रहे थे, इनसे मिल गए, उनसे मिल गए, जिनसे मिले उनके खिलाफ तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप। हाँ, चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन नहीं होने दे रहे, लेकिन उसके बाद कहाँ कुछ कर पा रहे हैं। तो आप एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। और अब धनखड़ का इस्तीफे ने अब इनको फंसाया। देखिए, वो तो चले गए, अब धनखड़ साहब के इस्तीफे ने कैसे फंसाया वो बताता हूं। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनना है,
अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उम्मीदवार चुनने हैं, तो पहली रस्साकसी तो ये करनी है कि हम उम्मीदवार बीजेपी के अंदर से चुने कि सहयोगी दल से चुने। फिर आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति भी लेनी है। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी देखना है और इन सब में देखते हुए अगर बीजेपी जैसे अपने पर अगर आते हैं तो मैं कुछ नाम आपको बता दूं। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है राज्यसभा के सभापति के रूप में। लेकिन फिर जेपी नड्डा चले गए, तो जैसे ही उपराष्ट्रपति बनेंगे तो फिर तो अध्यक्ष तो कोई बनेगा, फिर तो आपको 24 या 48 घंटे में कोई ना कोई अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। अब तक तो आप टाले जा रहे हैं, लगातार टाले जा रहे हैं, 2023 जनवरी से टाले जा रहे हैं, तो वहां पे फंस जाता है। फिर राजनाथ सिंह, तो क्या राजनाथ सिंह पर आप भरोसा कर सकते हैं? उस कुर्सी पे बैठ गए हो क्योंकि वो जगदीप धनखड़ नहीं है। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों से 1 to 1 उनकी बातचीत है और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य तो है ही, उनके लोकसभा राज्यसभा से बातचीत है। मुख्यमंत्री भी उन्हीं की तरफ से आते हैं, तो वो भी एक दिक्कत है। अच्छा, राजनाथ सिंह पूर्वांचल से जुड़े हैं, तो वाराणसी में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां 2 दिन 3 दिन पहले जाके कैंप कर जाते हैं, वो लोकसभा चुनाव में भी वहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक जगह नहीं कई जगह खेल कर सकते हैं और आप उनको इस तरह से हटा नहीं सकते क्योंकि विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों में भी उनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के अंदर उनकी तारीफ की, तो फिर आप उनको उस तरह से तो उन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, कितना भरोसा कर सकते हैं? बाकी कई सारे नाम हैं, नीतीश कुमार बनेंगे नहीं, आरिफ मोहम्मद खान बनाए नहीं जाएंगे और कर्पूरी ठाकुर साहब के जो बेटे हैं, अगर उनका नाम आ सकता है, रामनाथ ठाकुर साहब, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो उनका नाम सामने आ जाएगा। फिर लेकिन हरिवंश से इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा क्योंकि जेडीयू कोटे से दोनों सभापति उपसभापति कैसे हो सकते हैं? तो कुल मिलाकर बड़ी माथापच्ची और सिर्फ इतना करने के बाद भी फिर आपको नंबर गेम में भी दिक्कत हो जाएगी और नंबर गेम में कैसे दिक्कत हो जाएगी वो मैं बताता हूं कैसे खेल हो सकता है। योगी आदित्यनाथ को क्यों साधना पड़ रहा है? भले ही यूपी ने 240 पर पहुंचा दिया 303 से, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोकसभा राज्यसभा सांसदों की भूमिका बहुत अहम और कैसे अहम है शिवजी, मैं अपने दर्शकों को बताता हूं तकनीकी और संवैधानिक दृष्टि से। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप व्हिप नहीं, कोई राजनीतिक दल व्हिप नहीं जारी कर सकता। भारतीय जनता पार्टी व्हिप नहीं जारी कर सकती सांसदों को कि इस उम्मीदवार को वोट देना है, कोई व्हिप नहीं, सांसदों की अंतरात्मा पर है। फिर गुप्त वोट है, वो किसको वोट करेंगे किसी को दिखाना नहीं है, कोई पार्टी का नेता बैठा नहीं होगा जिसको दिखाना है और किसने किसको वोट दिया उसकी जानकारी आपको मिल नहीं सकती है। तो यहाँ पराये तो छोड़िए, सहयोगी दल तो छोड़िए, अपने दल में भी कहीं ना कहीं कोई खींचतान शुरू हो जाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ को फिलहाल साधना बहुत जरूरी है कि देखो भैया यूपी में गड़बड़ मत होने देना, उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए तो फिर ना मैं रहूंगा ना तुम रहोगे, सबकी विदाई हो जाएगी। और सहयोगी दलों की चिंता एक अलग है। एसआईआर को लेकर जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने मोर्चा खोला, जिस तरह से एकनाथ शिंदे अजित पवार नाराज बताए जा रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार की खेला करने की बात कही जा रही है, मैं जरा दर्शकों को तकनीकी चीजें बता देता हूँ। लोकसभा की जो कुल स्ट्रेंथ है अभी 543 है, राज्यसभा की 245 है। इन दोनों सदनों के संख्या को मिला लिया जाए तो बनता है 788। अगर ये सभी सांसद वोट करें, मैं दोबारा दोहराता हूं, अगर ये सभी सांसद वोट करें तो 788 में से आपको अपना उपराष्ट्रपति बनाने के लिए 395 वोट चाहिए। आज की तारीख में अगर एनडीए गठबंधन की मैं बात करूं तो लोकसभा में 293 है, बीजेपी के पास अकेले 240 है, बाकी सहयोगी दलों के पास है। राज्यसभा में 133 है, कुल मिलाकर 426 हो जाते हैं। आराम से बहुमत का आंकड़ा एनडीए गठबंधन के पास है। लेकिन जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वो चिंता है बीजेपी की। तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा में 16, राज्यसभा में 2 यानी 18 सांसद है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार लोकसभा में 12, राज्यसभा में 4 यानी 16 सांसद है। एकनाथ शिंदे साहब की जो शिवसेना है लोकसभा में 7, राज्यसभा में 1, 8 सांसद है। अजीत पवार साहब की जो एनसीपी है लोकसभा में 1, राज्यसभा में 3, 4 सांसद है। चारों राजनीतिक दलों का मिलाकर हो जाता है 46 और ये 46 खेल कर देते हैं या इनमें से कोई खेल कर देता है तो फिर इनके पास 426 में से 46 चला जाए तो 380 का आंकड़ा बचता है, यानी बहुमत से काफी कम। तो पहले बीजेपी को साधना, बीजेपी के सांसदों को साधना, उसके बाद सहयोगी दलों के सांसदों को साधना और विपक्षी राजनीतिक दल की तरफ से कोशिश करना कि कोई उम्मीदवार खड़ा ना हो, लेकिन जो
राजनीतिक हलचल निकलकर सामने आ रही है शिव जी, कि जैसे शरद पवार ने संपर्क करने की कोशिश की, उद्धव ठाकरे की पार्टी से संजय राउत ने संपर्क करने की कोशिश की, कांग्रेस के अध्यक्ष जयराम रमेश एक तरह की मुहिम चला रहे हैं, कई अन्य नेता भी मुहिम चला रहे हैं कि क्यों ना हम भारत मोदी के हथियार से ही मोदी को दे मार दे, मतलब राजनीतिक रूप से खत्म कर दे। तो मोदी के हथियार धनखड़ साहब थे। अब वो जो मिसाइल विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ जा रही थी, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि घूम जाए और वो मोदी जी की तरफ चली जाए। तो इसके लिए क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ सामने आएंगे? तबीयत खराब है, लेकिन अभी तक कोई मेडिकल बुलेटिन, तबीयत खराब, कोई अस्पताल में एडमिट होने की खबरें नहीं है। तो हो सकता है कि धनखड़ साहब भी सोच रहे हैं। और धनखड़ साहब के पास, सत्यपाल मलिक के पास ये मौका नहीं था, क्योंकि उन पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। कई तरह की दिक्कतें थी। जगदीप धनखड़ को जिस तरह से संवैधानिक पद से हटाया गया है और जिस तरह से उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ के लिए लॉबिंग करने की बात कही जा रही है, अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन एकजुट होकर उनको उम्मीदवार बना के वोट करता है और योगी जी कोई खेल कर जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता सांसद खेल कर जाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहने पर, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, सिर्फ गुजराती लॉबी को परेशान करने के लिए, तो फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव इनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हारेंगे तो फिर आप मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री पद पर बने रहना भी मुश्किल हो जाएगा और पूरी की पूरी गुजराती लॉबी को राजनीतिक रूप से, सक्रिय राजनीति से एक तरह से संन्यास ले लेना होगा। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं। जाहिर सी बात है कि मोदी योगी को साधना चाहेंगे, लेकिन मोदी योगी को बचाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि योगी साहब को जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ मोदी को साधना चाहेंगे, लेकिन क्या वो मोदी को साधने के लिए अपने लिए लॉबिंग करने वाले जगदीप धनखड़ को धोखा देंगे या उनके साथ खड़े नजर आएंगे? तो दोनों के दिलो दिमाग में तूफान चल रहा होगा और लक्ष्य एक ही होगा कि किसी तरह से भाई अपनी कुर्सी तो फिलहाल बचा लो इस तूफान में। लेकिन वो बृजभूषण शरण सिंह की शब्दों में कहूं तो जो बड़े पेड़ की बात कही जाती है ना, तो जब तूफान आता है तो जो सीधा तना हुआ बड़ा पेड़ होता है उसके टूटने की, उखड़ने की संभावना ज्यादा होती है। 24 घंटे बाद वाराणसी की धरती पर जो नजारा देखने को मिलेगा और दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है, योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी की, वो बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ नजर आएगा। 24 घंटे पहले ज्ञानेश कुमार साहब ने तो धमाका कर ही दिया। अब आने वाले 24 घंटे के अंदर और क्या-क्या डेवलपमेंट राजनीतिक रूप से होते हैं, किस तरह के राजनीतिक डेवलपमेंट होते हैं और फिर आपने सरकार को कहां ला के रख दिया है। मुख्यमंत्री को उनकी पसंद का डीजीपी नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री को उनकी पसंद का चीफ सेक्रेटरी नहीं दे रहे। अगर सब कुछ केंद्र सरकार को ही तय करना है तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री पर आपने राज्यपाल बनाकर किसको बिठा रखा है? गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को। अच्छा, रिकॉर्ड बना रहे हैं, मोदी साहब ने भी रिकॉर्ड बना दिया, योगी जी ने भी रिकॉर्ड बना दिया, आनंदीबेन पटेल ने भी रिकॉर्ड बना दिया राज्यपाल रहने का। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपने मुख्यमंत्री पर 24 घंटे सातों दिन निगरानी की व्यवस्था कर रखी। तो फिर क्या जरूरत है? राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, केंद्र सरकार का एक अधिकारी जो है वो गृह मंत्रालय के थ्रू से शासन करता रहेगा। जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ, मनोज सिन्हा साहब अपना शासन करते हैं, हफ्ते में 10 दिन में एक बार आते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, अमित शाह जी को रिपोर्ट देते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया, 370-35 के खत्म होने के बाद विकास की धारा पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, अब तो स्वर्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। जो वो कहते हैं वो दिल्ली में बैठे मान लेते हैं और उसको फिर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करके बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर अब स्वर्ग बन चुका है। उसी तरह से आप यूपी को चलाते रहिए, फिर क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की, जब सब कुछ आप ही को दिल्ली दरबार में बैठे लोगों को तय करना है। ये योगी जी की समस्या है। हमें महाराज जी की चिंताओं को भी रखना होगा। हालांकि उनके फ्रंट पर भी कई तरह की गलतियां हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री के अधिकार ही नहीं होंगे तो फिर वो मुख्यमंत्री बनकर क्या करेंगे? हाँ, ये बात अलग है कि 8 साल बाद योगी जी को समझ में आ रहा है कि विधायकों के साथ मिलना चाहिए, सांसदों के साथ मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं, अधिकारियों को थामना चाहिए, अधिकारियों को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन 8 सालों तक तो उन्हें सांसदों विधायकों की याद आई नहीं। वो तो बेचारे दौड़-दौड़ लगाते थे, कहाँ जाते थे? पहले केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ चले जाते थे, दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री थे, उनके यहाँ चले जाते थे, बाद में ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाने लगे। बहुतों के काम होते थे, बहुतों के नहीं होते थे। अभी किस तरह से एक पूर्व सांसद, एक मंत्री के पति ब्रजेश पाठक के साथ बात करते हुए नजर आए कि ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। तो यही हाल सांसदों विधायकों का है और अब योगी जी को याद आ रहा है कि नहीं-नहीं, सांसद और विधायक जरूरी होते हैं। आज भी वो कई विधायकों से मिले हैं और रोज मिल रहे हैं और अब उन्हें पता लगता है कि विधायकों की बात प्रशासन नहीं मानता था। अब वो प्रशासन के अधिकारियों से भी कह रहे हैं कि भाई 8 साल आपने परेशान कर लिया, अब 5-7 महीने मत परेशान करो।
ताकि जब चुनाव में जाए तो जनता के बीच कह सकें कि दरोगा से हम तुम्हें छुड़वा देंगे। इतनी भी क्षमता नहीं बची थी विधायक। फिलहाल संतोष जी ने बड़ी महत्वपूर्ण दर्शकों को जानकारी दी है। इस जानकारी को समझें और सोचें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें हौसला देते रहें। इस वीडियो में अगर आपको कहीं कोई गलती लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उन खामियों का भी सुधार करते रहें। फिलहाल संतोष सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों से आग्रह अपील आप सबको नमस्कार करते हुए कि संतोष पाठक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। हम इसी तरह की राजनीतिक खबरें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।